हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जिसमें हमने जो डिस्कस करा था, पहले हमने डाइलेक्ट्रिक्स की सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। डाइलेक्ट्रिक कैसे कैपेसिटर की प्लेट में इंसर्ट होता है, जब कैपेसिटर क्या होता है, बैटरी से कनेक्टेड हो या बैटरी से कनेक्टेड नहीं हो, दोनों केसेस में हमने देख लिया है। पर कैपेसिटेंस तो हमेशा चेंज होता है, ये बात हमें पता है बहुत अच्छी तरह से। बेटा अब हम जो बात कर रहे हैं ना, कैपेसिटेंस का डाइलेक्ट्रिक के इंसर्शन की बात कर रहे हैं, किस किस तरीके से डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट हो सकता है और कौन कौन से केसेस होते हैं। काफी सारे केसेस होते हैं, देखो ध्यान से, डाइलेक्ट्रिक के इंसर्शन के काफी केसेस होते हैं। तो पहला केस मैं ले रहा हूं, इसको मैं केस 1 लिख देता हूं। जब केस 1 में, जैसे देखिए यहां पर केस 1 में जब मैं बात कर रहा हूं C1, केस 1 में पैरेलल डाला जाता है, पैरेलल डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन या पैरेलल इंसर्शन, जो मैंने ऑलरेडी हेडिंग डाली हुई है, पैरेलल इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। पैरेलल मतलब क्या होता है बेटा, जल्दी से बताओ। पैरेलल का मतलब ये होता है कि जब जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा जा रहा है ना, वो कैपेसिटर की प्लेट्स के पैरेलल हो। तो आपको पता क्या करना है, आपको बताना है कि कैपेसिटेंस C कितना होगा, है ना। तो कैसे क्या होगा, जैसे मान लो, मेरा कहने का मतलब ये, मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूं आपको, जैसे कैपेसिटर है, उसमें एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो K टाइम्स हो गया, बट अगर मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स डाल दिए तो क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये केस पूरा का पूरा क्या है, एक्चुअली में मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन है। इसको प्रॉपर्ली लिखते हैं, डाइलेक्ट्रिक है पर मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स। तो पहला जो केस है हमारा, देखते हैं यहां पर, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक केस बनाया, ये कैपेसिटर बनाया, लेट से, ठीक है। और इस कैपेसिटर में मैंने क्या करा, बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक्स फिल कर दिए, फुलफिल्ड कर दिए, मतलब पूरे के पूरे भर दिए इसके अंदर। तो एक कैपेसिटर आपका ये, एक डाइलेक्ट्रिक ये, लेट से ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक हो गए। देखो जल्दी से, मैंने क्या करा, एक कैपेसिटर के अंदर अलग अलग डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया है ना। अब आपको थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करना है, जब तक विजुअलाइज नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हो, ये जो लाइन खींची हुई है ना, प्लेट है, ये प्लेट कैसी होगी बेटा, ये ऐसी होगी, देखो ये ऐसी, ये तो इसका एक क्या होगा, ये वाला ये होगा, ये विड्थ होगी, है ना। ध्यान से देखना, जो प्लेट है कैपेसिटर की वो ऐसी है, मतलब समझ रहे हो, जैसे ये B है, ये इसकी लेंथ है, तो B इंटू लेंथ, B इंटू लेंथ। गेटिंग माय पॉइंट, फिर से समझा रहा हूं। लेट्स से ये प्लेट है, इसका ये पॉइंट है B, ये लेंथ है B और ये वाली लेंथ है L। तो ये प्लेट ऐसी रखी हुई, जो आपको सिंपल सामने से लाइन दिख रही है एक, तो एक्चुअली में क्या है, ये L है, ये B है, ये L है, ये B है, तो ये एरिया L इंटू B हो गया प्लेट का। जल्दी से बताओ, एरिया L इंटू B हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ये दोनों प्लेट्स है, अब इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक कैसे डाला गया है, बिल्कुल पूरा फिल करा गया है, मतलब जो नया डाइलेक्ट्रिक है वो इस प्लेट को कवर कर रहा है, पूरा इस तरह से भर दिया गया है इसके अंदर। बात समझ में आ रही है। तो अब इसको समझने के लिए आगे क्या करना पड़ेगा, तो आपको समझना है, लेट से मैंने बोला कि इसके अंदर ये जो लेंथ है, ये जो थिकनेस है, पहला डाइलेक्ट्रिक T1 थिकनेस का है, दूसरा डाइलेक्ट्रिक T2 थिकनेस का है, तीसरा डाइलेक्ट्रिक T3 थिकनेस का है। देखो आपको समझ में आई बात। मैंने बोला पहला डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो डाली गई है वो T1 थिकनेस की है, दूसरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब T2 थिकनेस की और तीसरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब T3 थिकनेस की है। अब बताओ नया कैपेसिटेंस कितना होगा। तो बड़ा लॉजिक सी बात है, बड़ा थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है बेटा। आप खुद सोचो, क्या मैं इस पूरे सिस्टम को 3 कैपेसिटर में ब्रेक कर सकता हूं? कैसे? देखो मैं बोल सकता हूं एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है। कैसे? देखो जरा, अपन इसको ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे? लेट से मैंने बोला एक कैपेसिटर ये है, उसके साथ में एक कैपेसिटर सीरीज में ये लगा हुआ है, उसके साथ में एक कैपेसिटर सीरीज में ये लगा हुआ। क्या मैं नहीं बोल सकता हूं इस चीज को? बिल्कुल आराम से बोल सकता हूं। देखो तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, एक ही बार में श्योर शॉर्ट समझना है आपको, है ना। मैं क्या बात कर रहा हूं, ये 2D फिगर नहीं है, 3D फिगर है। अभी इसका यूज आएगा। तो प्लेट है ये पूरी, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये इसका एरिया है। चलिए साहब, एक आपका डाइलेक्ट्रिक आ गया ये वाला, एक इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक आ गया आपका ये वाला, और एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ गई आपकी ये वाली। मुझे पता है ये T3 थिकनेस है, ये T2 थिकनेस है, T1 थिकनेस है। देखिए आप, ये वाला एक तो ये फिल हो गया, एक फिल ये हो गया, एक फिल ये हो गया। अब देखिए मैंने बोला कि इसके अंदर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है। अब आपको नेट C बताना है। तो क्या मुझे नेट C बताना नहीं आता है? A और B के अक्रॉस क्या तीनों कैपेसिटर किसमें, सीरीज में कनेक्टेड है, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। तो जो C इक्विवेलेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ। मतलब ये पैरेलल में है, सीरीज में है ना, तो अपन डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। हो, लिखा जा सकता है बेटा? बिल्कुल लिखा जा सकता है। चलिए साहब, अब देख लेते हैं C1 की वैल्यू लिखते हैं। C1 क्या है, ये वाला है, तो C1 को लिख सकते हैं मैं एप्सिलॉन नॉट। देखो मुझे पता है, जब अगर मैं इसमें ये वाला एक कैपेसिटेंस के अंदर तो सिर्फ एक ही डाइलेक्ट्रिक है ना, तो मैं लिख सकता हूं K1 एप्सिलॉन नॉट A, एरिया हो जाएगा A बाय D।
डी क्या हो गया, T1 हो जाएगा। देखो आप पहले ये समझ लो बेटा, आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ एरिया और डी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये जो प्लेट है ना, पहली प्लेट, पहला कैपेसिटेंस जो मैंने नया बनाया है, इस पहला कैपेसिटेंस की ये वाली प्लेट तो सेम ही है ना। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कौन सा यूज कर सकता हूँ, करता हूँ ये वाला प्लेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये लेंथ है इसकी, ये एरिया है, ये एरिया तो उतना ही है ना, ये वाला बात समझ में आ रही है, ये एरिया तो उतना ही है, तो एरिया हमेशा सेम रहेगा। अभी हाल फिलहाल इस केस में एरिया क्या रहेगा, सेम। सिर्फ दिमाग के सोचने की बात है, एरिया सेम रहेगा, थिकनेस बदल जाएगी, कैपेसिटेंस की थिकनेस बदल गई, एरिया सेम रहा। देखो आप ध्यान से, एरिया सेम रहा, थिकनेस बदल गई। चलिए साहब, आपको समझ में आई होप आया होगा। तो ये C1 की वैल्यू है K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई T1। क्या इसी तरह से C2 की वैल्यू में लिख सकता हूं K2 एप्सिलॉन नॉट एरिया बाई T2। देखो एरिया सेम है, मैं फिर से बोल रहा हूं। C3 की वैल्यू आ जाएगी K3 एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय T3। मैं यहां पर ये बात लिख देता हूं, जो यहां पर मेन कॉन्सेप्ट है कि एवरी कैपेसिटर, हर जो नया कैपेसिटर बनेगा, हैज सेम प्लेट एरिया, हैज सेम प्लेट एरिया। ध्यान देना। अच्छा, कई बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बताता हूं। एरिया कौन सा पता है, काउंट करते हैं, बोलते हैं ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, ये एरिया नहीं है दोस्त, ये तो आपको दिख रहा है। हम एरिया हमेशा प्लेट का मानते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होती है, जिसमें चार्जेस स्टोर हो रहे होते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है ये? ठीक है, तो ये आपका प्लेट एरिया सेम है। अब बस, अब कुछ भी नहीं करना है, यूज कर देते हैं अपन इसके कुछ कॉन्सेप्ट में। 1/c इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा 1/K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय T1। ये हो जाएगा प्लस 1/K2 एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय T2, और ये हो जाएगा 1/K3 एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय T3। क्या आपको बात समझ में आई? चलिए साहब, ये कितना हो जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, इसको आराम से ऐसे लिख सकते हैं 1/c इक्विवेलेंट। देखो ध्यान से बच्चों, इसको ऐसे लिख सकते हैं T1 डिवाइडेड बाय K1 एप्सिलॉन नॉट A। तो इसको देखो, एक काम करते हैं अपन, एक काम करते हैं T1 बाई K1, T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। इस चीज को ऐसे लिख के यहाँ पर 1/एप्सिलॉन नॉट के कॉमन ले सकता हूँ, 1/एप्सिलॉन नॉट। जल्दी से बोलो, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, इजी है। तो अब देखो, इसको C इक्विवेलेंट को पूरा उधर ले जाता हूं मैं। तो जैसे ही मैं C इक्विवेलेंट को उधर लेके गया, तो इक्वेशन में क्या बन जाएगा, जल्दी से बताओ। ये बन जाएगा 1/एप्स, देखो एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A, और ये पूरा का पूरा पार्ट नीचे आ जाएगा। तो देखो, इसको लिख सकता हूँ T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। अगर मान लो काफी सारी प्लेट्स है तो इस तरह से चलेगा। तो देखो, ये फॉर्मूला बन जाएगा। चेक करो ये कैसे आया, कई बच्चों को इधर भी कंफ्यूजन होता है। बेटा इसको x मान लो, जब इसको x मान लोगे तो x डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो एप्सिलॉन नॉट A ऊपर आ जाएगा, तो x नीचे आ जाएगा। बात समझ में आ रही? इसी तरह से अगर मेरे पास में फॉर n डाइलेक्ट्रिक है, n डाइलेक्ट्रिक डाले गए हैं, ठीक है, तो n डाइलेक्ट्रिक डाले गए हैं, तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो। तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा, वो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 और प्लस डैश 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 कहाँ तक चलेगा, Tn बाय Kn। बात आपको समझ में आई? ठीक है। अगर सपोज करो, अगर मैं बोलूं सबकी डाइलेक्ट्रिक आइडेंटिकल हो गए, डाइलेक्ट्रिक जो है वो सारे के सारे आइडेंटिकल हो गए। आइडेंटिकल हो गए मतलब इसका सीधा मतलब है कि T1 जो है T2 के बराबर हो गया, मतलब सब कुछ T0 के बराबर हो गया, और K1 बराबर K2 बराबर डैश 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 K0 के बराबर हो गया। बात आपको समझ में आई? तो अब क्या करेंगे, हम इसको इक्वेट कर देंगे, तो हमारा नया जो C इक्विवेलेंट जो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय, देखो T0 बाय K0, ऐसे करते करते n टाइम्स रहेगा ना, T0 बाय K0, और ये चलता जाएगा और ये बन जाएगा n टाइम्स। कितनी बार, n टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो ये C इक्विवेलेंट मेरा कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट A K0 बाय n T0। ऑलवेज रिमेंबर, ये फॉर्मूले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये पूरा केस हो गया जब डाइलेक्ट्रिक को पैरेलल इंसर्ट करा गया। देखो ये प्लेट्स है, प्लेट्स में पैरेलली इंसर्ट करा गया डाइलेक्ट्रिक्स को, ठीक है। मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स को जब इंसर्ट करा जाएगा तो ये सारे फॉर्मूलेज यूज होने वाले हैं। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ऐसी एन स्लैब्स का भी मैं ये वाला जेनरिक फॉर्मूला ये यूज कर सकता हूं। तो ऑलवेज रिमेंबर, ध्यान रहे, एरिया क्या होता है, एरिया इस प्लेट का एरिया है, ना कि वो सामने जो आपको दिख रहा है उसका एरिया। क्लियर बात है? क्योंकि एरिया वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होती है। तो इसके जस्ट वाले लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे, इसके जस्ट वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे जब कैपेसिटर में जो प्लेट्स होती हैं उनको परपेंडिकुलरली इंसर्ट जब किया जाता है। ओके।